आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन से पहले हम आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। आपको नहीं पता होगा कि यूट्यूब के इतिहास में हम आपके लिए बहुत बड़ा धमाका लेकर आए हैं। आप रेलवे की जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ कि इस सीरीज़ से लगभग आपको 10,000 क्वेश्चन कराऊँगा साइंस से। आपका साइंस से एक नंबर भी नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो। ठीक है, बस आपसे हम इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप कन्फ्यूजन में रहते हैं और उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम आपको आज ऐसा उपाय बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसका ऑप्शन पहला है, ऑप्शन ए है स्थिति। ऑप्शन बी है बल। ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है समय। डी है समय। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़िए और इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह आपका प्रश्न एग्ज़ाम में चाहे आपका एएलपी हो या आरपीएफ हो या जेई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, किसी में भी आ सकता है। इसलिए साइंस को आपको 9 और 10 की साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसका न्यूमेरिकल और उसका थ्योरेटिकल दोनों ही अच्छे से आना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है। तो गति के 3 नियम हैं। हम तीसरे नियम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से पहले और दूसरे के बारे में बात करेंगे। तीसरा समीकरण क्या है आपका? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें आपका v क्या है? अंतिम वेग है। v अंतिम वेग है। यह प्रारंभिक वेग है और यह त्वरण है और यह आपका स्थिति यानी विस्थापन है, स्थिति। ठीक, तो हम देख लेते हैं। जब भी हमें समीकरण के बीच में यह पूछे कि उसकी स्थिति या किसके बीच में संबंध दर्शाता है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें प्रारंभिक वेग और त्वरण को बस उसमें से हटा देना है। प्रारंभिक वेग हमारा u हो गया, त्वरण हमारा a हो गया। अब क्या बचा? हमारा अंतिम वेग बचा और स्थिति बची। तो क्या दर्शाता है? वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग दिया है और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि यह क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट या उपयोगी सिद्ध होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ठीक है, हम और भी नियम के बारे में जान लेते हैं। गति का पहला नियम क्या कहता है? v बराबर u प्लस at। हमने बताया कि किसी भी नियम से उसकी संबंध के बारे में पता करना है तो प्रारंभिक वेग और त्वरण को हटा देना है। प्रारंभिक वेग, त्वरण। तो गति का पहला नियम क्या दर्शाता है? वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसको आप आसानी से सही कर पाएंगे। हम तीसरा देख लेते हैं, यानी कि दूसरा नियम। आपका दूसरा नियम है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, हमने बताया कि प्रारंभिक वेग और त्वरण को हम उसमें से हटा देंगे। प्रारंभिक वेग, त्वरण गया, क्या बचा? स्थिति बचा। स्थिति बचा और क्या बचा? आपका समय बचा।
ठीक, तो याद रखिएगा, पहला नियम क्या बताता है? वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। दूसरा नियम क्या बताता है? स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। तीसरा नियम क्या बताता है? स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमारा है, 3 kg की एक पिस्तौल 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग आपको निकालना है। आपका ऑप्शन दिया है ए बराबर -1.8 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, मीटर प्रति सेकेंड। बी दिया है -1.25 मीटर प्रति सेकेंड। सी दिया है आपका -2.4 मीटर प्रति सेकेंड। और डी दिया है -3.0 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। आप निश्चिंत होकर हमारे इस सीरीज को देखते रहिए और आपका धीरे धीरे यानी क्रमशः आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर होते चला जाएगा। किसी प्रकार से यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें कोई सुझाव दें, हम और भी आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। 3 kg की एक पिस्तौल 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, तो पिस्तौल का आपका प्रतिघाती वेग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं जिससे हम इसका आंसर निकालना है। तो फार्मूला क्या है? पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस में गोली का संवेग। ठीक, पिस्तौल का संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। तो गोली का संवेग क्या, पिस्तौल का संवेग क्या हो जाएगा? पिस्तौल का संवेग, जो पिस्तौल का द्रव्यमान होगा वह कैपिटल M से मानेंगे और उसका जो वेग होगा कैपिटल V से मानेंगे। ठीक, और माइनस जो गोली का द्रव्यमान होगा स्मॉल m से और उसका वेग स्मॉल v से। ठीक है, कैपिटल M आपका दिया है 3 kg, इसको ग्राम में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 3000 ग्राम। ठीक, तो हम यहाँ पर रखते हैं 3000 ग्राम इंटू हमको निकालना है इसका वेग बराबर आपको माइनस गोली का दिया है 40 ग्राम इंटू वेग दिया है 180 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब हमें निकालना है बंदूक का प्रतिघाती वेग। तो भी बराबर हो जाएगा, यह गुणा में है तो इधर जाएगा बटा में जाएगा, तो 40 माइनस रहेगा इंटू 180 बटा के 3000। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो बचा, 3 6 का 18, 6 चौका 24, यानी कि आपका हो जाएगा -24 बटा के 10, नीचे 1 जीरो बचा है। अब कितना हो जाएगा? -2.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देख लेते हैं। प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा।
आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और एक बार अपने से कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो हम आपको बता रहे हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? ठीक है, यह भी प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि नियम 3 है। यदि नियम 3 है, यदि आपको सही से पता नहीं रहेगा तो यह कन्फ्यूजन वाला आपके लिए सवाल है। एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, आप अगर इसका कन्फ्यूजन नहीं दूर करेंगे तो आपको लगेगा कि पहला नियम है कि दूसरा नियम है कि तीसरा नियम है। इसलिए हम आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है पहला, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए दूसरा है, न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन का या के गति का पहला नियम। आपका अगला ऑप्शन है न्यूटन के गति का चौथा नियम। सी है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, इसको समझिएगा, ये आपका हो गया दूसरा नियम। और डी आपका है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम। तो हम इस प्रश्न को समझते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम आपको जड़त्व को बताता है। जड़त्व यानी कि जड़त्व में क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो वह विराम की स्थिति में ही रहना चाहेगी, और यदि गति की स्थिति में है तो गति की स्थिति में रहना ही चाहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। और यहाँ से आपको एक प्रश्न और बनता है जो कि ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है कि बल की परिभाषा किससे संबंधित है? गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। तो बल की परिभाषा आपके न्यूटन गति के पहले नियम से प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको पहले नियम से बल की परिभाषा को भी जानेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूटन का चौथा नियम। ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन के 3 ही नियम में चौथा नियम कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम बताता है कि F बराबर डेल्टा यानी कि dP/dt। ठीक है, यह बराबर क्या है? यह संवेग का ही नियम है। और यह क्या है कि संवेग परिवर्तन उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से आपका बल का सूत्र प्राप्त होता है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि यदि कोई खिलाड़ी किसी गेंद को कैच करता है यानी पकड़ता है तो क्या करता है? अपने पीछे की तरफ खींचता है। इससे क्या होता है कि उसको चोट लगने की संभावना कम रहती है क्योंकि समय थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, सवाल को देखिए। सवाल क्या कह रहा था? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर बल के दिशा में आरोपित असंतुलित बल का समानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? तो उन्हें बताया कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। कौन सा नियम है?
दूसरा नियम है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, रॉकेट का लॉन्च करना इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने है, दाब है, बी ऑप्शन है आपका जड़त्व, सी है आपका थ्रस्ट, और डी ऑप्शन है संवेग। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम आपका जड़त्व का नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नियम आपका संवेग का नियम है। हमने बताया था F बराबर डेल्टा P यानी dP अपॉन dt। क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो दूसरा नियम क्या बताता है? वह संवेग को बताता है। और तीसरा नियम क्या है आपका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया, याद रखिएगा, ये तीन नियम है। ठीक है, दाब का सूत्र होता है, दाब बराबर आपका होता है बल बटा के क्षेत्रफल। याद रखिएगा, क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछे इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होता है पास्कल। पास्कल होता है। और एक मात्रक होता है इसका बल बटा के क्षेत्रफल यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह भी दाब का एक मात्रक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 2018 से अब तक जो भी प्रश्न एग्जाम हुए हैं वह सभी उसी से कलेक्टेड प्रश्न हैं। तो आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमारे साथ करते जाइए। हम आपको लगभग 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। जब तक कि आपका सारा एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम यह सीरीज जारी रखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने इस साइंस के सीरीज को पूरा करें। ऑप्शन है F बराबर mc स्क्वायर, ऑप्शन बी है F बराबर ma, और ऑप्शन सी है F बराबर AP, और डी है F बराबर a बटा के 2 mv स्क्वायर। ठीक, तो न्यूटन गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन गति के दूसरे नियम का समीकरण आपका है F बराबर ma, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन सामने है, दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, सी है पहला, और डी है चौथा। तो हम इसको समझ लेते हैं। आपका दूसरा क्या बताता है, पहला देख लेते हैं। पहला जो नियम है यह जड़त्व को बताता है। ठीक,
पहला आपको जड़त्व को बताता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमने बताया कि किसी पिंड पर आरोपित बल यानी कि संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं यह कैसे आता है। दूसरे नियम को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आपका m है, ठीक, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और वह u वेग यानी प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। यदि t समय तक बल F लगाएं तो बल F लगाने पर उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तब संवेग परिवर्तन क्या हुआ, यदि वस्तु का वेग u है तब संवेग क्या हो जाएगा, p1 बराबर m u1, और यदि t समय पश्चात उसका संवेग क्या हो जाएगा, बल हम F लगाते हैं तो p2 बराबर हो जाएगा m v1। तो संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन आपका हो जाएगा p2 माइनस p1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा m v1 माइनस m u1। ठीक है, यदि हमने इस बल को t समय तक लगाया तो क्या हो जाएगा, तब संवेग परिवर्तन की दर हमारा हो जाएगा m v1 माइनस m u1 बटा के t हो जाएगा। कैसे, जब हमने इस बल को t समय तक लगाया तो संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगा हमारा m v1 माइनस m u1। यह आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी कि आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, F समानुपाती m v1 माइनस m u1 बटा के t हो जाएगा। ठीक है, यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं जो F बराबर होता है k, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो m इंटू v1 माइनस u1 बटा के t। ठीक, आपको पता है कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या है, यहाँ से यहाँ आपका वेग परिवर्तन की दर है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ऊपर देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है नीचे ना दिखे, तो आपका यह बराबर k m ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका मान हो जाएगा आपका a। यदि k का मान 1 माना जाए तो आपका F बराबर ma हो जाएगा। ठीक, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma को बताता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा F बराबर ma दूसरा नियम को बताते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न सिंपल है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बोर्ड पर दिख रहा होगा। यह सिंपल प्रश्न है। पहला है अरस्तु, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है न्यूटन और डी है एडिसन। तो आपको पता है कि गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3, 4, 2 और आपका 5। ठीक, यह भी सिंपल सवाल है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3, यानी कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी थोड़ा कठिन भी होता है, कभी आसान भी होता है, तो आपको घबराना नहीं है। आप बस मेहनत करते रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।